नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें देश, दुनिया, कोरोना, बाजार और कारोबार से जुड़ी हुई। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर चीनी राष्ट्रपति के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक हुई। लद्दाख में चीन सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने बैठक में डटकर मुकाबला करने की तैयारी की है। चीन को जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को ब्लूप्रिंट सौंप दिया है। चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाओं की बैठक भी हुई थी। विदेश सचिव ने सरहद पर हो रहे विवाद पर पीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। भारत के कुछ भूभाग को समेटकर नया नक्शा प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आई दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है। नेपाल की तरफ से जारी नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए आज संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया। नेपाल के सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों की आपसी सहमति से ही संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटाया गया है। कल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर किसी भी मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या राज्य की बीजेपी सरकार मौजूदा वक्त में मजदूरों को बंधुआ बनाना और उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। दरअसल योगी सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो कोई भी राज्य सरकार बिना उनकी इजाजत के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक और कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, श्रमिकों की मदद करने की बजाय यूपी सरकार का हैरतअंगेज फैसला आया है कि श्रमिकों को उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों से जुड़े मुद्दों को संवेदना के साथ हल करना होगा, लेकिन सरकार ने उनकी मदद करने की बजाय एक हैरतअंगेज फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से कोरोना के दुर्भाग्यपूर्ण हालात बने हैं, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों की टिकट के लिए भी झूठे आरोप लगाए कि टिकट का पैसा लिया जा रहा है। सरकार ने बार बार बताया कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जा रहा है। टिकट के किराए में रेल मंत्रालय 85% और राज्य सरकारें 15% वहन कर रही हैं। कोरोना संकट के बीच राहुल ने स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशीष झा से पूछा कि ये भैया बताएं कि वैक्सीन कब आएगी। इस पर झा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल तक आ जाएगी। दुनिया में कई टीकों पर काम चल रहा है और उनमें से कम 1 लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। वैक्सीन को बनाने में कई देश लगे हुए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विशेषज्ञ झा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद जब अर्थव्यवस्था खुलेगी तो आपका भरोसा पैदा करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के बाद जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, जैसा कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद हुआ। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से बात की है। राहुल गांधी ने देर रात आदित्य ठाकरे से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राहुल ने आदित्य ठाकरे को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार के हर फैसले में मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के फैसलों में कांग्रेस की ज्यादा भागीदारी नहीं होती। जब राहुल से महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि सरकार चलाने और सरकार का समर्थन करने में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं और निर्णय लेने की अहम भूमिका में हम नहीं हैं। देश में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 4,337 लोगों की जान गई है। देश में अब तक 64,426 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 170 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,387 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं।
भारत में कोरोना वायरस के कुल 83,000 एक्टिव केसेस हैं। नए मामलों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 42.45% तक पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.85% है। दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लौटने से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 54,758 पहुंच गई है और अब तक 1792 लोगों की मौत हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली से लुधियाना जाने वाली इस फ्लाइट के बाकी यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने के कहा गया है। संक्रमित शख्स अलायंस एयर में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता था और बतौर यात्री इस उड़ान में सफर कर रहा था। इससे पहले इंडिगो ने कहा था कि उसने सोमवार को चेन्नई कोयम्बटूर उड़ान का परिचालन करने वाले चालक दल के सदस्यों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया। इस उड़ान में एक यात्री कोरोना से संक्रमित पाया गया था। सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों की इजाजत दे दी है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि 31 मई के बाद राज्य में मंदिर, मस्जिद और चर्च को खोला जाएगा, जो कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते 2 महीने से ज्यादा समय से श्रद्धालुओं के लिए बंद है। हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ दान मामलों के मंत्री पुजारी ने कहा कि मुरजई विभाग के बारे में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई। उस दौरान मंदिरों को 1 जून से खोलने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक के बाद कहा कि योजना मंदिरों के एक बार फिर खुलने के बाद वहां सभी सेवाओं की अनुमति देने की है, लेकिन हालात के अनुसार उसे कुछ सीमित कर सकते हैं। निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी तबलीगी जमात मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर साकेत कोर्ट में 294 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 15 चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच ने जिन 14 अलग अलग देशों के 294 विदेशी जमातियों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है, वो सभी मरकज केस में आरोपी हैं। ये 15 चार्जशीट कल दायर की गई, 20 चार्जशीट से अलग हैं। आरोपी व्यक्तियों पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। साकेत कोर्ट 12 जून को इस मामले में सुनवाई करेगा। ये चार्जशीट फॉरेन एक्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में दायर की गई है। अब बात बाजार और कारोबार की, तो मई एक्सपायरी से पहले आज शानदार तेजी देखने को मिली। बाजार आज 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में आज 2 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। सेंसेक्स 996 अंक चढ़कर 31,605 पर बंद हुआ। निफ्टी 286 अंक चढ़कर 9,315 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1,270 अंक चढ़कर 18,711 पर बंद हुआ। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। बाजार की तेजी में आज के हीरो रहे बैंकिंग शेयर। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक और फेडरल बैंक में 7 से 14% तक की तेजी देखने को मिली। एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों ने भी दौड़ लगाई। चोला इन्वेस्टमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आईटी कंपनियों के शेयरों विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में भी बढ़त रही। आज मेटल शेयर भी सख्त दिखे। जेएसडब्ल्यू स्टील, नालको, टाटा स्टील और हिंडाल्को के शेयर 5% तक चढ़े। आज की इस तेजी में फार्मा शेयरों की सेल थोड़ी खराब रही। टोरेंट फार्मा, एल्केम, आईपीसीए और सनोफी के शेयर गिरकर बंद हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 6 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ। रुपया आज पूरे दिन एक छोटे से दायरे में कारोबार करता नजर आया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 75.72 के स्तर पर बंद हुआ है। कल रुपया 75.66 पर बंद हुआ। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी से सभी एशियाई करेंसीज पर भी असर पड़ रहा है, जिसमें भारत का रुपया भी शामिल है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की कमजोरी के साथ 75.67 पर खुला था। बिरला कॉर्प के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे। कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 52% बढ़ा है। शानदार मुनाफे के दम पर बिरला कॉर्प 2 दिनों में 43% चढ़ा है। कंपनी के रियलाइजेशन प्रति टन में करीब 4% का सुधार देखने को मिला है। कंपनी की
15 महीनों में 25% तक क्षमता विस्तार योजना है। 22 मई को बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे जारी हुए थे। कंपनी का मुनाफा 128 करोड़ रुपए से बढ़कर 195 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ब्रोकर्स का भी बिरला कॉर्प पर भरोसा बढ़ा है। ब्रोकर्स ने बिरला कॉर्प की रेटिंग खरीद की लक्ष्य भी बढ़ाकर 610 रुपए कर दिया है। सन फार्मा ने चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहद खराब नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 37% घटा है। मुनाफा 636 करोड़ रुपए से घटकर 400 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान था कि मुनाफा 887 करोड़ रुपए रहेगा। कंपनी को 260 करोड़ रुपए का एकमुश्त घाटा हुआ है। हालांकि आय में बढ़ोतरी देखी गई है। सन फार्मा की आय 7,160 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,189 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो भी सुधरा है। खराब नतीजों की वजह से कंपनी का शेयर 2% गिरकर बंद हुआ है। डाबर के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 14% से ज्यादा गिरा है। मुनाफा 371 करोड़ रुपए से घटकर 281 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की आय 2,128 करोड़ से घटकर 1,870 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी को चौथी तिमाही में 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घाटा हुआ है। घरेलू वॉल्यूम में 14.6% कम हुआ है और कोरोना वायरस संकट की वजह से कंपनी के रेवेन्यू पर 450 करोड़ रुपए तक असर पड़ा है, जबकि मुनाफे पर 60 से 80 करोड़ रुपए का फर्क दिखा है। कंपनी ने हालांकि ₹1.60 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स को कोरोना के इलाज के लिए कोसाइटोसॉब के इस्तेमाल के लिए ड्रग रेगुलेटर की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने आज ऐलान किया है कि उनकी सब्सिडियरी कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को ड्रग रेगुलेटर DGCI से साइटोसॉब के लिए मंजूरी मिल गई है। ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड प्योरिफिकेशन यानी कि EBP डिवाइस है। साइटोसॉब का मकसद कोरोना के गंभीर मरीजों जैसे सांस में लेने की दिक्कत की वजह से जो लोग ICU में भर्ती हैं उन पर इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोकॉन को ये लाइसेंस तब तक के लिए मिला है जब तक देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम ना हो जाए। बायोकॉन की इस दवा से ICU में भर्ती उन मरीजों का इलाज होगा जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। साइटोसॉब को पहली बार 2013 में लॉन्च किया गया था। कोरोना संकट की इस घड़ी में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और सैलरी कट हो रही है। ऐसे में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने लॉकडाउन पीरियड में काम करने वाले कर्मचारियों, सभी श्रमिकों और सुपरवाइजरों को इनाम के तौर पर सैलरी के अलावा एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद हिंडाल्को के कर्मचारी बेहद खुश हैं। हिंडाल्को की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ये राशि लॉकडाउन के दौरान प्लांट को चलाने में अपना अहम योगदान देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अगली सैलरी के साथ दी जाएगी। मैनेजमेंट के फैसले पर सभी कर्मचारियों, यूनियन के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपनी सभी FD के इंटरेस्ट रेट में 0.40% की कटौती करने का ऐलान किया है। पिछले एक महीने में ये दूसरी बार है जब SBI ने FD पर मिलने वाली ब्याज दर को घटा दिया है। SBI ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि नई दरें 27 मई से लागू हो जाएंगी। SBI ने 2 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा के बल्क डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 0.5% तक घटा दिया। इस कैटेगरी में SBI मैक्सिमम 3% का ब्याज दे रही है। इस कैटेगरी में भी नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। इससे पहले 12 मई को SBI ने 3 साल तक के टर्म डिपॉजिट के ब्याज दर में 0.20% की कटौती का ऐलान किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम्रपाली मामले में JP मॉर्गन इंडिया की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। इस पर JP इंडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने ED की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि JP मॉर्गन इंडिया की प्रॉपर्टी का आम्रपाली मामले में अटैचमेंट अवैध है क्योंकि JP मॉर्गन इंडिया का आम्रपाली से कोई लेना देना नहीं है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम JP मॉर्गन इंडिया को लेकर चिंतित हैं। इसकी दुनिया भर में शाखाएं हैं और जब आपकी सारी दुनिया में शाखाएं हैं तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद JP इंडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा आम्रपाली में कोई निवेश नहीं है।
नोएडा में कोरोना संकट के दौरान कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब अपार्टमेंट में एक कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पूरी सोसाइटी को सील नहीं किया जाएगा। जिस टावर में संक्रमित होगा उसी टावर को सील किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीज मिलने के बाद पूरी सोसाइटी को बंद करने पर काफी बवाल हुआ था। इसे देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी सोसाइटी से कोरोना का केस मिलने पर सिर्फ उस टावर को सील किया जाएगा जिसमें वो मरीज रहता था। एक मरीज मिलने पर पूरी सोसाइटी को सील नहीं किया जाएगा। हालांकि एक से ज़्यादा केस मिलने की स्थिति में 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन और 250 मीटर का बफर जोन बनाने का नियम पहले की तरह ही रहेगा। महाराष्ट्र के 781 अलग अलग ट्रेड एसोसिएशंस के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई समेत दूसरे इलाकों में 1 जून से रिटेल और होलसेल दुकानें शुरू करने की अपील की है। 20 लाख से ज़्यादा कारोबारियों की मांग है कि 2 महीने के लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ है और आगे कारोबारी हफ्ते में 3 या दिन में 4-5 घंटे दुकानें खोलने को तैयार हैं। हफ्ते में 3 दिन। और कारोबारियों का कहना है कि वो ऑड इवन फॉर्मूले के जरिए दुकानें खोलने के लिए भी तैयार हैं। कारोबारी दिन में 4 से 5 घंटे तक दुकान खोलने के लिए कारोबारी तैयार हैं। असम में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है, जबकि 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के कारण लगभग 1,95,000 लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 35 राहत शिविरों में शरण दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट जिले में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, जबकि जिया भराली सोनितपुर जिले में खतरे के निशान से ऊपर थी। अमृतसर से अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते 179 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वतन सुरक्षित भेज दिया गया है। ये लोग लॉकडाउन के बाद अलग अलग शहरों में फंस गए थे। भारत पाकिस्तान की सीमाओं को सील करने का भारत की तरफ से लिया गया फैसला, जिस दौरान कई पाकिस्तानी नागरिक लॉकडाउन के दौरान भारत में अलग अलग जगह फंस कर रह गए थे। लॉकडाउन के दौरान ये लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में रुके हुए थे। इन लोगों ने भारत सरकार से अपने वतन पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाई थी। सरकार ने इन सभी लोगों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया है। इन लोगों ने भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ की और कहा है कि जब तक वो यहाँ रहे उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। भीषण गर्मी ने लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाके लू की चपेट में हैं। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए। दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज़्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ लू की चपेट में रहे और हिसार 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों और कलाकारों की मदद को कई सितारे सामने आए हैं और इसी कड़ी में अक्षय कुमार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 1500 लोगों तक मदद पहुंचाई है। ये सभी मेंबर जूनियर आर्टिस्ट और दिहाड़ी मजदूर हैं। ये लोग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगार हैं। सिंटा यानी कि CINTAA के मुताबिक अक्षय ने 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और इस पैसे से डेली वेजेस वर्कर्स को 3000 रुपए प्रति महीने की मदद मिल पाएगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन मजदूरों की मदद को सामने आए हैं। उन्होंने अपनी कंपनी AB कॉर्प लिमिटेड को इस काम में लगाया है। बिग बी इस नेक काम में हाजी अली ट्रस्ट और पीर मखदूम साहिब ट्रस्ट को साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से ज़रूरतमंद मजदूरों को रोज़ाना पके हुए खाने के पैकेट बांटने का काम किया जा रहा है। हर दिन लगभग 4500 खाने के पैकेट बांटे जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस में 20,000 PP किट्स, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे हैं।